India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोविड के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा को दी मंजूरी। सभी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में ही अनुष्ठान की मिली इजाजत। सीजीआई ने कहा, उम्मीद है कि भगवान अगली रथ यात्रा की अनुमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों को दिया निर्देश, कहा मानसिक रूप से बीमार लोगों का वैक्सीनेशन करें। अस्पतालों और आश्रयों में बीमारों का हो टीकाकरण। अनुपालन अधिकारी नियुक्ति नहीं होने पर ट्विटर को दी हाईकोर्ट की फटकार। कहा, केंद्र ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, ट्विटर से 8 जुलाई तक जवाब तलब। ऑनर किलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। आरोपी को जमानत देने से इंकार। कहा, ऐसे लोगों के लिए समाज में नहीं है जगह। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में जगन्नाथपुरी के अलावा अलग अलग जगहों पर रथ यात्रा निकालने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि वो राज्य सरकार के जरिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित निर्देशों में दखल नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि हम माफी चाहते हैं, हमें भी बुरा लग रहा है। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है भगवान अगली रथ यात्रा की अनुमति देंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ओडिशा में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के समान रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया है। ये भी माना गया है कि देश अभी कोविड-19 की दूसरी लहर से उबर रहा है और इस संदर्भ में ओडिशा सरकार ने एक सही फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे कोविड के फैलने की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के आदेश से सहमत है। ये राज्य का नीतिगत फैसला है और न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ऐसे मुद्दों पर विशेषज्ञता की कमी है। ओडिशा सरकार ने केवल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी है और अन्य सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में बारीपदा, ससांग और ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट से रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं मिली है। सीजीआई रमन्ना ने कोविड-19 स्थिति का हवाला देते हुए याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है कि भगवान अगली रथ यात्रा की अनुमति देंगे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओडिशा में सभी जगहों पर रथ यात्रा की इजाजत दी जानी चाहिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई थी। राज्य सरकार ने अब सिर्फ पुरी को ही यात्रा की इजाजत दी है। ऐसे और भी स्थान हैं जहां पर यात्रा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में अदालत को अपने पुराने फैसले में थोड़ी तब्दीली करके कोरोना नियमों का पालन करने की शर्तों के साथ ही रथ यात्रा की इजाजत देनी चाहिए। इससे पहले ओडिशा उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए अन्य स्थानों पर रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि ये साधारण समय है जिसमें न केवल ओडिशा बल्कि पूरा देश घातक कोविड महामारी की दूसरी लहर से मुश्किल से उबर रहा है। ये न्यायालय रथ यात्रा त्योहारों को आयोजित करने की अनुमति के लिए किसी याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अस्पतालों और मानसिक आश्रयों में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। ये निर्देश जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने दिया, जो अस्पतालों और शरण में पड़े हजारों मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पुनर्वास के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। एमिकस क्यूरी गौरव कुमार बंसल ने कोर्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान मरीजों का वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। बंसल ने कहा, मैं नियमित रूप से इन संस्थानों के संपर्क में हूं, उन्होंने मरीजों का वैक्सीनेशन तक नहीं कराया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन मामलों का भी संज्ञान लें। कम से कम सरकार को इनका वैक्सीनेशन करना चाहिए। वो मानसिक अस्पतालों में है और उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि ऐसा ही किया जाए। उन्होंने कहा, वो सफर नहीं कर सकते हैं या अस्पतालों आदि में नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वैक्सीनेशन हो, वरना इन प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में मौतें होंगी। हम इस पर कोई आदेश नहीं देंगे, लेकिन हम इसे एक में कहेंगे कि जिस तरह से आप इसे वैसे भी करेंगे। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को मानसिक रूप से बीमार रोगियों को संस्थानों से भिखारी घरों या वृद्धाश्रम में स्थानांतरित करने की प्रथा को इस आधार पर बंद करने का निर्देश जारी किया है कि ये प्रतिकूल और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 104 के विपरीत है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में सहयोग देने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। ब्रिटनी ने अपने पिता के संरक्षण से आजाद होने के बाद कोर्ट केस दर्ज कराया था। हालांकि अब वो ये केस हार गई हैं। हाल ही में केरल के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटनी के केस का हवाला दिया। केरल के एक आध्यात्मिक गुरु की शिष्या की कस्टडी को लेकर दर्ज कराई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वो इस मामले की जांच कराए और उसके परिजनों से बात करे। दरअसल 42 वर्ष के पुरुष ने याचिका में खुद को आध्यात्मिक गुरु बताया और उनका कहना है कि 21 साल की लड़की उनकी शिष्या है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में उन्होंने कहा कि उनकी शिष्या आध्यात्मिक जीवन के लिए उनके साथ रहना चाहती है, मगर उनके माता पिता अपनी बेटी की इच्छा का विरोध कर रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने महिला की फैसला लेने की क्षमता पर संदेह करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि लड़की की मानसिक स्थिति नाजुक है। वो अभी 21 साल की है। जब लड़की की स्वतंत्रता को लेकर वकील ने बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ब्रिटनी के केस का हवाला उन्होंने दिया। कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते पहले ही अमेरिका से ऐसा ही केस सामने आया था। साल 2008 में ब्रिटनी के पिता को उनकी हिफाजत की शक्ति दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के मुद्दे पर अदालत के सामने गलत तथ्य पेश करने के लिए ट्विटर को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ट्विटर ने खुद अदालत में ये कहा था कि उसने अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि वो अस्थायी अधिकारी था। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि भारत में आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं और आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, तो आपको कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा। ट्विटर को 8 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर इंडिया को यह बताने के लिए समय दिया है कि वो आईटी नियम 2021 के तहत एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा। हाईकोर्ट ने ट्विटर को 8 जुलाई तक ये बताने का आदेश दिया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कब तक की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया था कि ट्विटर ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से अपनी इम्यूनिटी को खो दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने माना कि उसने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। ट्विटर इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पोयर ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी वर्तमान में आईटी नियम 2021 के अनुपालन में नहीं थी क्योंकि उसके पास एक शिकायत अधिकारी नहीं था। उन्होंने कहा कि एक अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन 21 जून को हटा दिया गया था। इस मामले में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि ट्विटर आईटी नियम 2021 के अनुपालन में नहीं था। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में उत्पन्न होने वाली शिकायतों से निपटने के लिए नियुक्त व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया कि सभी SSMI को दिए गए 3 महीने के समय के बावजूद ट्विटर पूरी तरह इसका पालन करने में विफल रहा है। गैर अनुपालन के कारण ट्विटर धारा 79(1) IT अधिनियम 2000 के तहत प्रदान की गई प्रतिरक्षा को खो चुका है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बर्ताव करना है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि IT नियम 2021 देश का कानून है और ट्विटर को इसका पालन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। IT रूल्स लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी भी नियुक्त नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है, तो इस पर केंद्र ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पुएया ने भी माना कि हमने IT रूल्स का पालन नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य को एक नई याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी घोषित करने की मांग की गई है कि एक भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी आवेदक के लिंग या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की परवाह किए बिना नागरिकता अधिनियम के तहत OCI के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह से संबंधित अन्य याचिकाओं को भी इस नई याचिका के साथ जोड़ दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत के महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क से जवाब मांगा है। इसके साथ ही इसी तरह की याचिकाओं के एक बेंच के साथ मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। समलैंगिक विवाह संबंधों को हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग वाली नई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस बारे में पहले से लंबित याचिकाओं के साथ 27 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले केंद्र सरकार इन याचिकाओं में रखी गई मांग का विरोध कर चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार का कहना था कि देश के कानून और सामाजिक मान्यताओं के लिहाज से समलैंगिकों के बीच वैवाहिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जा सकती। भारतीय कानून और पारिवारिक मान्यताएं सिर्फ एक पुरुष और एक महिला की शादी को मान्यता देते हैं। मामले की आखिरी सुनवाई 24 मई को हुई थी, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस समय मौजूद कोविड-19 स्थिति के कारण अस्थायी रोक की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि LGBT समुदाय के सदस्य अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर हैं। दलीलों में उन्होंने ये भी कहा कि LGBT समुदाय को शादी करने का विकल्प देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण है और ये उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाता है। केंद्र इस मामले का ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि याचिकाएं टिकाऊ, अस्थिर और गलत हैं और साथ ही उन्हें खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने तर्क दिया कि विवाह अनिवार्य रूप से दो व्यक्तियों का एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संघ है, जो या तो असंबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों द्वारा शासित होता है। याचिकाओं के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट को पहले बताया था कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था की स्वीकृति को ना तो मान्यता प्राप्त है और ना ही किसी भी असंबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में स्वीकार किया जाता है। वहीं याचिकाकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि वो किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत एक किशोर आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते समय शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के समग्र अध्ययन से संकेत मिलता है कि एक किशोर आरोपी की जमानत, जो कानून के कथित उल्लंघनकारी बच्चे की परिभाषा के अंतर्गत आती है, आवेदनों पर फैसला सुनाते हुए कानून अदालतों को शिकायतकर्ता को सुनवाई के चरण, अपीलीय स्तर या पुनरीक्षण चरण में सुनवाई के लिए निर्देश नहीं देता है। इस मामले में कोर्ट 16 साल के कम उम्र के लड़के के लिए जमानत की मांग वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उसे आईपीसी की धारा 341 और 395 के तहत अपराध के कथित कमीशन के लिए बाल निरीक्षण गृह डूंगरपुर में रखा गया था। किशोर न्याय बोर्ड डूंगरपुर के प्रधान मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि जेजे एक्ट की धारा 102 के तहत संशोधनों में शिकायतकर्ताओं, पीड़ितों को पक्षकार के रूप में शामिल करने की प्रथा
उच्च न्यायालय में एक प्रावधान के आधार पर आई है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं करेगा। सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ये किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस प्रकार की प्रथा को रोकते हुए जस्टिस मेहता ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का विस्तार है। नतीजतन जमानत के आदेश को शिकायतकर्ता के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं माना जा सकता और इसलिए ये किशोर न्याय अधिनियम की धारा 102 के दायरे में नहीं आएगा, जो शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की वकालत करता है। और अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम जी, किशोर आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जोधपुर बेंच ने क्या कुछ कहा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मामले में कोर्ट ने कहा जी कि जेजे एक्ट की धारा 102 के तहत संशोधन में शिकायतकर्ता और पीड़िता के रूप में शामिल करने की प्रथा उच्च न्यायालय में एक प्रावधान के आधार पर आई है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं करेगा। सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना यह किसी व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस प्रकार की प्रथा को रोकते हुए जस्टिस मेहता ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का विस्तार है। नतीजतन जमानत के आदेश को शिकायतकर्ता के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं माना जा सकता और इसलिए यह किशोर न्याय अधिनियम की धारा 102 के दायरे में नहीं आता, जो शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की वकालत करते हैं। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि बिना किसी आधार के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 102 के तहत एक किशोर की जमानत के लिए एक संशोधन में शिकायतकर्ता को इस पक्ष के रूप में शामिल करने की प्रथा को अपनाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यदि विधायिका का इरादा शिकायतकर्ता को सुनवाई का मौका देने का होता है तो इस आशय के विशिष्ट प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम धारा 12, 101 और 102 के प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निहित प्रावधान समान प्रख्यापित किए गए होते हैं। जी शुक्रिया शिवम जी बातचीत करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी बहन की ऑनर किलिंग में भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति को जमानत देने से इंकार करते हुए पिछले सप्ताह कहा था कि समाज में उन नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं है जो अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए परिवार के सदस्य को खत्म करने की हद तक जाते हैं। कोर्ट ने कहा, इस न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया यदि इन आरोपों को मुकदमे में स्थापित किया जाता था तो हमारे समाज में ऐसे नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों का अपमान करते हैं। इसके बजाय पारिवारिक सम्मान के पुरातन सामाजिक मूल्यों में इस हद तक विश्वास करते हैं कि वो अपने लिए जीवन साथी चुनने वाले परिवार के किसी सदस्य को खत्म करने की हद तक चले जाएंगे। न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कथित तौर पर उसकी बहन का कत्ल कर दिया था, साथ ही उसके पति को भी दंडित करने के लिए गोली मार दी क्योंकि महिला ने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत उससे शादी की थी। अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया ये ऑनर किलिंग का एक बेशर्म मामला है जहां मृतक ज्योति के पिता, चाचा, चचेरे भाई और उसके भाई सहित परिवार के सदस्यों ने पारिवारिक गौरव की झूठी भावना के कारण एक युवा के जीवन को समाप्त करने के लिए अहम भूमिका निभाई, जो उन्होंने प्रथम दृष्टया इस अपराध के माध्यम से छुड़ाने की मांग की है। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि उसे सौंपी गई भूमिका घायल गवाह रोहित कुमार पर हमला करने की थी, साथ ही शूटिंग की भूमिका अन्य सह आरोपियों को सौंपी गई थी लेकिन आवेदक को नहीं। हालांकि उसे जमानत देने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा कि वो निश्चित रूप से पूरे प्रकरण में एक सक्रिय भागीदार था। हालांकि उसने बंदूक नहीं चलाई या घातक चोट नहीं पहुंचाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार ये ऑनर किलिंग का मामला है। केरल सोने की तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी या NIA द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने विशेष NIA अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिसने 22 मार्च 2021 को स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर और केटी रमीज सहित सोने की तस्करी के मामले में 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जुलाई 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वित्तीय लेन देन और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा की गई जांच के अनुसार स्वप्ना सुरेश सहित संदिग्ध अपराधियों को केरल में गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ की गई। सुरेश पर राजनयिक चैनलों के माध्यम
माध्यम से 30 किलोग्राम सोने की तस्करी करने का संदेह है, जिसमें तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर जब्त किया गया था। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सीमा शुल्क विभाग कर रहे हैं। जमानत याचिका एडवोकेट सूरज टी एलेंजिकल ने दायर की और मामले की सुनवाई कल जस्टिस के विनोद चंद्रन और जियाद रहमान ए की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारत के नोटरी पब्लिक को वैवाहिक मामलों में विदेशी नागरिकों के हलफनामों को प्रमाणित करने के लिए वो अधिकृत हैं और विवाह अधिकारी को एक विदेशी महिला के नोटरीकृत हलफनामे को स्वीकार करने और इसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता के साथ उसकी शादी को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया। न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि प्रमाणित करने का यह उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि दस्तावेज में हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसका दस्तावेज में हस्ताक्षर की जरूरत है। याचिकाकर्ता जॉबी चाको एक भारतीय नागरिक है जो एक अमेरिकी नागरिक से शादी करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने 31 मई 2021 को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत विवाह अधिकारी को अपने इच्छित विवाह की सूचना दी। इसके बाद उन्हें कुछ दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया जिनका याचिकाकर्ता ने पालन किया। हालांकि बाद में विवाह अधिकारी ने अपने मंगेतर से इस आशय का एक हलफनामा मांगा कि उसका जीवन साथी जीवित नहीं है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में एक सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विवाह अधिकारी द्वारा लिया गया रुख मनमाना, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। बेंच ने फैसला सुनाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास और वाणिज्य दूतावास में सक्षम अधिकारी द्वारा मंगेतर के हलफनामे के प्रमाणित पर जोर देने के लिए विवाह अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो तमाम खबरों के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.